तो आप तो लगातार 6 बार बन गए, इसकी यूएसपी क्या है? ट्रूथ विंस पढ़ा है, सत्य में हो जाते, जो ईमानदारी पर चलता। मैंने एक पैसा कमीशन कहीं नहीं लिया, किसी से भी नहीं लिया। अच्छा। मुझे मेरी ईमानदारी जीता रहेगी। मुझे गर्व है कि मैंने ईमानदारी बढ़ती, तो इस पद पर जब तक चाहे तब तक मैं जीत सकता हूँ। जब टीचर आप बन गए तो कितना वेतन मिलता था उस समय 63 में? अब 63 में तो हम लोग 100 रुपये मिलते थे। 100 रुपये मिलते थे। शिक्षक का वेतनमान संतोषजनक नहीं था। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये निधियाँ आई, हाँ, इनने सबकी पोल खोल दी। अच्छा। वो निधि में ही लोग 10 और 15% लेने लगे। मेरे पास भी हर जिले के पदाधिकारियों मांग हुई कि आप भी कुछ लीजिए। हमने रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मैं नहीं लूँगा। और लोग 15% 10% ले रहे हैं, मैं नहीं लूँगा। 15% 10% क्या लेते थे? कमीशन लेते थे, पैसा देते थे। 97 में आया, तभी लोगों ने शुरू कर दिया 10-15% का तमाशा। अब तो 40% तक लेते हैं, तब पैसा देते हैं। 1 लाख दिया तो 40% ले लेंगे। आप अपना पैसा क्या करते हैं? अभी कितनी निधि आती है एक साल में? अब तो 5 करोड़ आती है। 5 करोड़ एक साल में? 2.5 करोड़ 2 बार भी मिलती है। तो 2.5 करोड़ कहाँ लगाते हैं जब पहली बार आती है? स्कूलों को देते हैं, सब तीनों जिलों को बांट देते हैं। तो सिर्फ सरकारी वालों को ही देते हैं कि प्राइवेट वालों को भी देते हैं? सबको दे सकते हैं, प्रावधान है, सबको देते भी हैं। 23 में जब आप इलेक्शन लड़े तो आप भाजपा से लड़ना चाहते थे क्या? वो भाजपा ने हमारे ऊपर प्रयास किया, हमारे दल में आ जाइए। योगी जी ने मुझसे कहा, हम लोग मिलने गए थे। अच्छा। हम टिप्पणी नहीं करेंगे तो भाजपा का काम है। हमसे योगी जी ने कहा, चंदेल जी आपकी रिपोर्ट आई तीनों जिलों को, ऐसा कोई विधायक मेरे पास नहीं जैसे आप ईमानदार आदमी, क्यों नहीं मेरे साथ आ जाते हो? मेरे दल की सदस्यता ले लीजिए और कल से लाल बत्ती की गाड़ी ले लीजिए। वह नहीं महाराज जी, मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं ईमानदारी बल पर जीत रहा हूँ। हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। नीतियाँ क्या, स्कूल में 50% टीचर नहीं। राजकीय कॉलेज आप ताजुब करें, सर्वे करिए, जहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज हैं जो, उनमें लेक्चर 2-2 3-3 रह गए हैं। मानदेय हाई स्कूल वाला पढ़ा रहा, हाई स्कूल में सब उतने टीचर नहीं। तो टीचर की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही सरकार? नहीं कर रही सरकार, अपना कोष बचा रही। सरकार का घाटा न बच्चे तो कोई बीएड करके बैठा हुआ है, कोई बीटीसी करके बैठा हुआ है, टेट भी कर लिया, फिर सुपर टेट भी कर लिया। सरकार को ही अब आदमी जब जगेगा तो कुछ बदलाव आएगा। जब समाज रो रहा है इस समय, मतलब जो है सही नहीं चल रहा है। अरे भाई, तुम सरकारी तंत्र से भरवाओ तो हो जगह। जब बिजली देने की सोच ली सरकार ने, तो आप सोच लीजिए क्या होगा। सब सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। भाजपा आपको हजम नहीं होती भाई, नीतियाँ अच्छी नहीं है। Brought to you by JLR Eye Hospital, Kanpur. हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत खास हैं यार। 6ठी दफ़ा एमएलसी बने हुए हैं चंदेल साहब। पूरा नाम है राज बहादुर सिंह चंदेल और बहुत बुजुर्ग हैं। बहुत एक मतलब बोलेंगे करीब 32 साल के आसपास अभी मुझे बता रहे थे कि इन्होंने अपना एक सफ़र तय किया हुआ है इस एमएलसी की दुनिया में। और जानेंगे भाई कि पहले और अब में क्या अंतर हुआ है, कितनी निधि आती है, क्या क्या काम कराते हैं या क्या काम अभी तक कराए हुए हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने मुझे समय दिया, आपका आभार, धन्यवाद। आप जब टीचर रहे, अध्यापक कब बने आप पहली? मतलब मैं 1963 में अनट्रेन्ड एलटी गेट का टीचर बना। 63 में बन गए? प्रॉपर में राजा शंकर शाही इंटरमीडिएट कॉलेज में। अच्छा, टीचर बनने के बाद फिर आपके मन में कैसे आया कि हम एमएलसी बने? नहीं, वो तो शिक्षक संघ में आस्था रखते थे। उस समय के वेतनमान संतोषजनक नहीं थे, तो तत्कालीन जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक थे, जो शिक्षक संघ में अगुआ थे, अगली पंक्ति के नेता थे, उनके साथ जब कभी कहीं कोई धरना प्रदर्शन जिला स्तर पर प्रदेश तक हुआ तो उनमें आते रहे। तो एक पहचान बनी। अपने पढ़ाते हुए कार्यक्रमों में जाने का मुझे मौका मिलने लगा। कार्यक्रम तो यदा कदा होते हैं, महीने 2 महीने, वर्ष में 2-3-4, अधिक से अधिक। तो इस तरह से भागीदारी से लोगों में जागरूकता हुई और मेरे कार्य को देखते हुए
एक ऐसा भी वक्त आया 63 से मैं मेंबर बना। परमानेंट टीचर तो मैं करीब 65 में बना है LT गेट का, और 70 में लेक्चरर बना मैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री पढ़ाते थे आप? हाँ, इंटरमीडिएट में। तो बचपन से सपना था ऐसा टीचर बनने का, या मतलब? नहीं, ये जरूर रहा, सपना ही रहा है। अच्छा। बल्कि मेरी माँ मुझे इस तरफ प्रेरित किया उन्होंने। मेरी मामा उस समय सबसे पहले 1955 में BNSD कॉलेज में टीचर हुए, इसी कानपुर में। वो मगरवाड़ा के पास के रहने वाले उन्नाव जिले के ही थे, ननिहाल में। अच्छा, मामा बढ़िया थे, शकुनी वाले मामा तो नहीं थे? नहीं, ठीक थे, ठीक ठाक थे। उन्होंने प्रेरित किया। अच्छा। उनके साथ रह करके क्रैशर कॉलेज में उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। शुक्लागंज में उनके साथ रहे, वो BSc करके राजा शंकर साई इंटरमीडिएट कॉलेज में। जब टीचर आप बन गए तो कितना वेतन मिलता था उस समय 63 में? अब 63 में तो हम लोग 100 रुपये मिलते थे। 100 रुपये मिलते? 120 + 20 था। हाँ। 100 + 120। अच्छा। तो अनट्रेंड ग्रेड में 80 + DA सब। अनट्रेंड वालों को भी मिलता था 20 रुपये, ट्रेंड टीचर को भी 20 रुपये मिलता था। अच्छा। ट्रेंड टीचर 120 पाते थे। 120 + 20 उनका ग्रेड था, 140। 140। और मैं 80 + 2/3 ऑफ LT गेट ट्रेंड को दिया जाता था, 2/3। मुझे 120 का 2/3 80 हुआ। 80 + 20 DA बराबर होता था। 100 रुपये मुझे मिलते रहे। तो आप 2 साल अनट्रेंड। आपने कोई यूनियन ज्वाइन किया टीचर्स का फिर? भाई यूनियन उस समय 62 में तो शिक्षक संघ का गठन में विभाजन नहीं था। जो 56 में स्थापना हुई, उसी आधार पर तत्कालीन पदाधिकारी थे। तो उस समय महेश्वर पांडे ही प्रदेश के अध्यक्ष थे। मतलब जो शिक्षक संघ रहा? शिक्षक संघ था। और उसके पहले बलभद्र प्रसाद वाजपेयी जी थे। वो शायद लखनऊ के थे या मेरठ के, शायद दीक्षित जी थे। मेरे पास इतिहास उसका है, किस्मत पूरा स्मरण नहीं है। लेकिन तत्कालीन नेताओं की भी ललक थी कि शिक्षक का वेतनमान संतोषजनक नहीं था। अच्छा। तो राजकीय शिक्षकों से बड़ी असमानता थी। वो ज़्यादा शिक्षक वेतन पाते थे, उनको ज़्यादा मिलता था। इंटर में ही पढ़ाने वाले, इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाने वाले राजकीय को ज़्यादा वेतनमान था, हमारा कम था। पैरिटी की मांग हम लोगों ने, समानता की मांग की, और उसकी लड़ाई हम लोग जारी रखते रहे। अच्छा। तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कभी जिला स्तर पर प्रदर्शन एक किया गया, तो जिले भर का खास आदमी हर स्कूल से 2-2, 4-4 आ गए। तो 200-300 का प्रदर्शन, धरना हो गया, मीटिंग हुई, चर्चा पर चर्चा हुई। हमको कितना कम मिल रहा, कितना मिलना चाहिए, हमारी भी ये मांग है, हमें भी ये। मतलब अधिकारियों को बात सुननी पड़ती थी? हाँ, मैं DIS ऑफिस में ही हम लोग अपनी बात सुनाने के लिए DIS ऑफिस में धरने देते थे। और DIS ऑफिस में भी चैनल वाले पहुंच जाते थे, उनसे हमारी न्यूज़ छपती थी, प्रदेश तक न्यूज़ जाती थी। और कभी कभी वो धरना जिले से हट करके मंडल स्तर पर होता रहा, और कभी कभी वर्ष में 1 आध बार प्रदेश में होता रहा। ठीक बात। 92 में पहली बार टिकट कौन सी पार्टी से ली MLC के लिए? टिकट हम तब एक ही गुट था, विभाजन 2 गुटों का था, शर्मा गुट, पांडे गुट का। अच्छा, ये जो टीचर जो संघ था वो जो टूट गया, दो गुटों में टूट गया था। ये करीब टूटा है 1952 में टूटा है, लेकिन 56 में शायद स्थापना इसकी हुई, शर्मा गुट की। ओम प्रकाश शर्मा का प्रदेश का चुनाव महेश्वर पांडे से हुआ। महेश्वर पांडे हारे, ओम प्रकाश शर्मा जीते। आप पहली बार जब लड़े 92 में, तो शर्मा से लड़े या पांडे वाले गुट से लड़े? हम शर्मा गुट से। शर्मा गुट से लड़े। प्रथम बार लड़े, और चंद्रभूषण त्रिपाठी तत्कालीन MLC थे। तो मैं बहुत कम वोटों से, ओम प्रकाश शर्मा ने भी तीनों जिले में, कानपुर शहर में, कानपुर देहात में, उन्नाव में 1-1, 2-2 बार हर जगह वो गए, 2 बार लगभग। तो आप तो लगातार 6 बार बन गए। इसकी USP क्या है? फिर मतलब उसके बाद अपनी कार्यशैली से हमने अपना स्थान शिक्षकों में बनाया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये निधियाँ आई, इनने सबकी पोल खोल दी। अच्छा। 97 में 5 साल बाद ही निधि आ गई।
पहले थोड़ी निर्धारित हुई, वो निधि में ही लोग 10 और 15% लेने लगे। मेरे पास भी हर जिले के पदाधिकारियों मांग हुई कि आप भी कुछ लीजिए। तत्कालीन पदाधिकारी, अब कोई नहीं है वो पदाधिकारी, पद पर नहीं है, इस तरह के रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो हमने रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मैं नहीं लूँगा। और लोग 15% 10% ले रहे हैं, मैं नहीं लूँगा। 15% 10% क्या लेते थे? कमीशन लेते थे, पैसा देते थे। अच्छा, जो ऊपर से पैसा आता होगा, ऊपर से ग्रांट आती थी सभी विधायकों को। हमारी ख्याल से 1.5 करोड़ हुई, 75 लाख रुपए शुरू में, पहले 2 बार में। तो अब उसमें लोगों ने अपना शुरू किया धंधा पानी। विधानसभा के सदस्यों ने, अन्य ने, शिक्षकों की चर्चा तो बहुत कम है, इन्हें गिने लोग। 8, तब 9 सीटें थी, अब 8 रहेगी। 1 सीट घटा दी। उत्तरांचल अलग होते ही, जैसे 2000 में उत्तरांचल अलग हुआ तो 1 सीट हमारी तोड़ दी गई, एक ग्रेजुएट की भी तोड़ दी गई, स्नातक स्थानीय निकाय की तोड़ दी गई। इस तरह से 8 सीटें उत्तरांचल को दे दी गई। 108 की हमारी विधान परिषद थी, अब 100 की रह गई विधान परिषद। 8 सीटें वहाँ गई, जो 3 गुना हो गई, 24 में बदली गई। और वो 24 का परिक्षेत्र 30 में बनाया गया। तो और जो विधायक यहाँ से 25 गए, 425 विधायक थे, अब 402 हैं, 23 विधायक गए। 23 है 69, 70 विधायक माने गए, वहाँ 3 गुना कर दिए गए। अच्छा, MLC 8 यहाँ से गए, वो 3 गुना कर दिए गए। तो वहाँ इस तरह से 70 की शायद विधानसभा बनी। और यहाँ पर तो आपने परिषद में जब चलता है विधान परिषद, तो उसमें क्या क्या मुद्दे उठाते हैं? शिक्षकों से संबंधित मुद्दे, कोई ऐसे मुद्दे कभी कभी आ जाते हैं चर्चा वाले, ये जन सामान्य के होते हैं, सभी उसमें बोलना चाहते तो उसमें भी बोलते हैं। कहीं अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार कुछ है तो उस पर कहा जाता है। लेकिन ये जरूर है कि अफसोस होता है कि निधियों ने विधायकों को प्रभावित कर दिया। ये वायरस असर हमारे विधायकों में भी फैल गया भ्रष्टाचार। पैसा आया तो थोड़ा सा फैल गया। 97 में आया, तभी लोगों ने शुरू कर दिया 10-15% का तमाशा। अब तो 40% तक लेते हैं, तब पैसा देते हैं। 1 लाख दिया तो 40% ले लेंगे। 10 लाख दिया तो 4 लाख लेंगे, 6 लाख तुम्हारे। इस तरह की सुनते हैं चर्चा। मैं अभी इस बिक्री खाते में कहीं नहीं रहा, ना हूँ। आप अपना पैसा क्या करते हैं? अभी कितनी निधि आती है 1 साल में? अब तो 5 करोड़ आती है। 5 करोड़ 1 साल में? 2.5 करोड़ 2 बार में मिलती है। तो 2.5 करोड़ कहाँ लगाते हैं जब पहली बार आती है? स्कूलों को देते हैं, सब तीनों जिलों को बांट देते हैं। तो स्कूल में क्या कंस्ट्रक्शन का काम होता है कि क्लासरूम बनता है? कंस्ट्रक्शन, बाथरूम की प्रायोरिटी देते हैं सब लोग। शौचालय सब जगह अच्छे बने, साफ सुथरे रहें, और पानी पीने की व्यवस्था की पहले 2 चीज़ें प्राथमिकता है। और भवन बनाने में अगर मांगते हैं लोग तो देते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हर विधायक को 1 वर्ष में 1 बार अवश्य मिल जाए, किसी को 2 बार मिल जाए। अच्छा, 5 साल 6 साल में हमारे 6-7 बार हर अध्यापक को मिल जाए। 1 बार तो दे ही देते हैं। जैसे कोई अध्यापक देख रहा होगा, मान लीजिए उसको निधि चाहिए, तो कितने तक मिल जाती है? अब अध्यापक समस्या के हिसाब से स्कूल जो चलाते हैं उन्हीं को देते हैं। वो अध्यापक है, वो मोस्टली स्कूल खोलते हैं, पहले अध्यापन करते हैं, फिर स्कूल खोलते हैं लोग। तो सिर्फ सरकारी वालों को ही देते हैं कि प्राइवेट वालों को भी देते हैं? सबको दे सकते हैं, प्रावधान है, सबको देते भी हैं। अच्छा, सरकारी और प्राइवेट किसी को भी दे सकते हैं? को भी दे देते हैं, और सहायता प्राप्त वालों को भी दे देते हैं। आवश्यकता अनुसार, कहीं जूनियर, कहीं बेसिक में, कहीं नहीं है बाथरूम, कोई आया कि हमको भैया थोड़ा पैसा दे दीजिए, तो दे दिया भाई बनवा लीजिए। बच्चे, समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उनको जरूरत है। जैसे मान लीजिए अभी 23 के इलेक्शन हुआ था, हाँ, तो अब आप चंदेल गुट से लड़ रहे हैं अभी? हाँ, चंदेल गुट का तो हमने बना लिया 10 से। 2010 में? 10 तक हम ओम प्रकाश शर्मा के गुट से 92 में बने, 98 में बने, 2004 में बने। हाँ, 10 में हमारा टिकट काट के कानपुर के हमारे दूसरे साथी हैं, उनको दे दिया गया टिकट। और मैं घबराया कि भाई ओम प्रकाश शर्मा के प्रदेश में एक इमेज है, हम जीतेंगे न, शायद जीते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। लोग मुझे घेर लिया कि नहीं, तुम कैसे नहीं लड़ोगे, तुम तो ईमानदारी जीवन जी रहे हो, तुमने कमीशन नहीं लिया है, तुम लड़ो, हम लोग जिताएंगे चाहे जो कुछ हो। मतलब टीचरों का था ये? टीचरों को इतना प्यार? टीचर तीनों जिले के घेरे, अच्छे अच्छे पदाधिकारी, जो जिले के मंत्री, अध्यक्ष
उपाध्यक्ष वगैरह वरिष्ठ पदाधिकारी जो होते हैं, वो तीनों जिले के सरसाएं कॉलेज में मीटिंग की गई। तीनों जिले के लोग आए, मीटिंग में तय हुआ कि नहीं आप निर्दलीय लड़िए। तो निर्दलीय लड़ गए आप? निर्दलीय लड़े, निर्दलीय विधायक। टीचरों को इतना प्यार की लगातार बनते जा रहे हैं बैक टू बैक। जब जीते हम 10 में तो मैं अकेले जीता। दल बनाने में 3 आदमी चाहिए था, तो मैं जगन स्वरूप के पास गया। अच्छा। दूसरे एक निर्दलीय जीते हुए 2008 के चेतनारायण सिंह थे, बनारस से जीते थे निर्दलीय, वो शर्मा गुट से निकल के जीते थे। मैं शर्मा गुट से निकल कर निर्दलीय जीता। तो अच्छा। दो हुए। ओरिजिन मतलब शर्मा गुट से? हाँ, दो गुट में दल नहीं बन सकता था, तीसरा आदमी चाहिए। 3 चाहिए थे। तो मैं जगन स्वरूप जी के पास गया कि बबुआ जी आप भी, बबुआ उनका उपनाम था। अच्छा। कि आप निर्दलीय जीते हैं और आप निर्दलीय विधायक हैं, मैं भी निर्दलीय जीता हूँ, तो मैं चाहता हूँ अगर आप जुड़ जाएं तो दल बन सकता, 3 आदमी चाहिए। कहने चंदे जी आपके साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप को मैं लाइक करता हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं, क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं भी निधि देता हूँ, मैं तो कम देता हूँ, मुझे कभी गली कुचे भी बनवाने पड़ते हैं, ग्रेजुएट जगह जगह बास करता है, तो स्कूलें तक सीमित हो, हमें ज़्यादा देना पड़ता है विभिन्न क्षेत्रों में। तो कहीं जुड़ जाएंगे, लेकिन मैं कुछ करूँगा नहीं। तो हम कहा नहीं, बन जाइए, फिर देखा जाएगा, काम ना करिएगा कुछ। तो सहमत हो गए। कहना मैं इसलिए सहमत हूँ कि आप ईमानदार आदमी हैं। 97 से निधि बांट रहे थे, 10 में गए उनके पास। कहन मैं जहाँ जाता हूँ आप भी पैसा देते, मैं भी देता हूँ। तो पूछते हैं ये पत्थर लगाने में कितने पैसे पड़े? तो जगन स्वरूप जी ने कहा कि लोग कहते नहीं पैसा नहीं लेते। तो मेरा इंप्रेशन आपके प्रति बहुत अच्छा है कि आप ईमानदार आदमी। मतलब आपकी इमेज में क्लैरिटी दी कि भाई पैसा जो है तो कमीशन का कोई सिस्टम नहीं है, सीधा देंगे। किसी ने नहीं कहा कि पैसा लेते हैं। अच्छा। तो आपके साथ जोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ईमानदार आदमी के साथ जोड़ जाएं। लेकिन मैं कुछ बैठूँ, आप जानते हैं हाउस में देर तक नहीं बैठे थे, वो 1.5-2 घंटे बैठते थे, 2-2.5 घंटे। तो इससे ज़्यादा हम बैठेंगे नहीं, वहाँ 11 से 5 तक बैठना पड़ता है। तो हम बैठ लेंगे बाकी। तो पहले तो वो सहमत नहीं थे, सदस्य बन जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, हम काम मत करिएगा। धीरे धीरे आपने मना लिया? हाँ, दस्तखत कर दिया उन्होंने। तो दल बन गया हमारा, अप्रूव हो गया। फिर मैं वो कागज़ लेके अप्रूवल का गया कि दल हमारा निर्दलीय विधायक समूह बना है। ये कहा कि दल अगर आपका 10 होते तो हम दल का, निर्दलीय विधायक दल का रूप दे देते, लेकिन आपकी संख्या 10 से कम है, इसलिए आप निर्दलीय विधायक समूह कहा जाएगा आपका दल। अच्छा। तो फिर बबुआ जाकर दिखाया जाकर लेटर, कहने बहुत अच्छा बाप, ये हम आपके साथ हैं। उनका नहीं, एक जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, दल का नेता बन जाओ आप। अच्छा, तो दल का नेता आपने उनको बना दिया? आप वरिष्ठ हैं। वो कहने हम नहीं बनेंगे। वो 6ठी बार जीते थे, मैं 4थी बार 10 में जीता था। अच्छा। 2 टर्म आगे चल रहे थे, वो 80 बने थे, 86, 92, हम 12 साल बाद बने MLC। तो उतना ही आप पीछे थे? उतने पीछे थे, 2 टर्म पीछे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई चंदेल जी हम नहीं बनेंगे। हम कहाँ बैठते हैं बताते हो, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हम बैठते नहीं। तो हमने कहा 2-3 घंटे आप बैठिएगा, आप न बैठिएगा, वो थोड़ी देर बैठिएगा, आप नेता बनिए, हम उपनेता बनेंगे। जब आप उठ जाएंगे तो आपकी पीठ पर हम काम कर लेंगे, जवाब देंगे, हम अपने दल का जवाब देंगे जो भी जहाँ जरूरत होगी। जी। 23 में जब आप इलेक्शन लड़े तो आप भाजपा से लड़ना चाहते थे क्या? एक हम आर्टिकल पढ़ रहे थे तो न्यूज में ऐसा दिया था। वो भाजपा ने हमारे ऊपर प्रयास किया। तो आपके यहाँ दूसरे नंबर पे कौन रहा? हमारे दल में आ जाइए। योगी जी ने मुझसे कहा, हम लोग मिलने गए थे। अच्छा। कि हमारे एक साथी गोरखपुर के हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हम शिक्षक क्षेत्र से, ग्रेजुएट से चुने जाते हैं गोरखपुर से। जी। गोरखपुर इस प्रदेश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 17 जिले की है। अच्छा। हर जिला 2 जिले में बट गया और गोरखपुर स्वयं जिला 3 भागों में बट गया। गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर। तो 8 दूनी 16, 17 जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। शुरू में 8 जिले की सब थी। कानपुर भी 8 जिले का था, 5 जिले इसके कटे बुंदेलखंड के, अब 3 जिले रह गए। अच्छा। एक उन्नाव जोड़ा गया और बुंदेलखंड हटा दिया गया। इसीलिए कानपुर बुंदेलखंड कहते हैं क्या? अब नहीं कहते। अच्छा, अब नहीं कहते, पहले कहते। जब जगन स्वरूप के पिताजी थे तो तब ये कॉन्स्टिट्यूंसी चंदू बाबू 74 में लड़े जब चुनाव, तो बहुत मुश्किल से निकल पाई सीट। जब उन्नाव खुला है तब उनके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ा, तब वो जीते। कानपुर तक हारे, देहात खुला हारे, कानपुर में खुला हारे, थोड़े मार्जिन से हार रहे थे। जब उन्नाव खुला तो आगे हो गए, जीत गए वो। अच्छा। तो घबरा उठे वो। उनकी पहुँच थी ऊपर तक IASओं में, उनके बहन हुई IAS थे प्रभात कुमार जी।
तो इससे उन्होंने काम बुंदेलखंड कटवा दिया, इलाहाबाद में चढ़वा दिया, इलाहाबाद में ज़्यादा जिले हो गए। समीकरण ही बदल दिया। और छोटा जी कॉन्स्टिट्यूंसी रह गए, उन्नाव, कानपुर शहर, कानपुर देहात, 3 जिले का। 2023 में 5290 वोट मिले आपको। हाँ बने। जो दूसरे नंबर पर रहे वो हेमराज जी थे, हेमराज। उनको 3400, वो भी निर्दलीय थे। हाँ नहीं, वो तो शर्मा गुट से थे। अच्छा, वो शर्मा गुट से थे। शर्मा गुट में वो रहे, शर्मा जी ने 10 में उन्हीं को टिकट दिया। मतलब भाजपा की कहीं लड़ाई नहीं 10 में उन्हीं को टिकट दिया 2010 में। 2023 तक तीसरा चुनाव वो लड़े, तीनों बार हारे हमसे। तो टिकट का सर इनको दिया, हेमराज को दिया, हेमराज को उन्होंने 17 में टिकट दिया, हेमराज को उन्होंने 23 में दिया। तो अब तो शर्मा जी हमारे 19 में ख़त्म हो गए थे। अच्छा। 17 में और उनका चुनाव 20 में ख़त्म हो गया। जब 20 में वो लड़े तो स्वयं हार गए, वो भी हार गए, तो शॉक्ड हो गए। 1 महीने बाद दिवंगत हो गए। अच्छा। हुआ रही घटना हुई, और एज भी थी उनकी, वो करीब 90 के आसपास थे। तो भाजपा की इसमें कहीं रेस नहीं रही, भाजपा तीसरे नंबर पे थे। भाजपा तीसरे नंबर पर, भाजपा ने वेणु रंजन जी हैं कोई, जोर वो रहे बहुत लगाया वेणु रंजन जी ने, और भाजपा की पूरी ताकत तीनों जिलों में झोंक दी गई। मंत्री विधायक सारे लगा दिए गए, लेकिन कोई बाल बाका नहीं, कोई आपको हिला नहीं पाया। इसलिए कि शिक्षकों को इतना प्यार कहाँ से आया? नहीं, मैं तो इसलिए ट्रुथ हालेज विंस पढ़ा है, सत्य में हो जाते, जो ईमानदारी पर चलता। मैंने 1 पैसा कमीशन कहीं नहीं लिया, किसी से भी नहीं लिया। अच्छा। मुझे मेरी ईमानदारी जीता रही, मुझे गर्व है कि मैंने ईमानदारी बढ़ती, तो ये पद हमारे पास जब तक चाहे तब तक मैं जीत सकता हूँ, लेकिन एक क्षमता है लड़ने की। ठीक बात। अब मैं 82 साल में लड़ा, हाँ। 88 साल में 4 साल बाद रिटायर्ड होऊंगा। हाँ। तो मतलब इस बार रिटायरमेंट ले लेंगे? हम उम्मीद है, विकल्प दें जवानों का, नौजवानों का। आपकी नज़र में कोई ऐसा शिक्षक नेता है? कई हैं, वो नाम नहीं लेंगे। नाम नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन कोई न कोई हो सकता है, हम कानपुर से कोई आदमी दे। अच्छा, अपनी विरासत किसी को सौंपने वाले हैं? कानपुर महानगर है, कानपुर में देंगे, इशारा कर रहे हैं थोड़ा सा। कानपुर में देंगे। और अगर भाजपा में, अगर थोड़ा सा भाजपा को अच्छा लड़ना था, अगर वो थोड़ा और अच्छा, भाजपा का ऑफर कैंडिडेट का सही चयन था भाजपा ने जो सिलेक्ट किया था, क्योंकि तीसरे नंबर पे चले गए, तो उसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे, तो भाजपा का काम हमसे योगी जी ने कहा, चंदेल जी आपकी रिपोर्ट आई तीनों जिलों को, ऐसा कोई विधायक मेरे पास नहीं, जैसे आप ईमानदार आदमी, क्यों नहीं मेरे साथ आ जाते हो, मेरे दल के सदस्यता ले लीजिए और कल से लाल बत्ती की गाड़ी ले लीजिए। वह नहीं महाराज जी, मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं ईमानदारी बल पर जीत रहा हूं। हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम दल नहीं लेंगे, राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे। ठीक बात। जैसे एमएलसी का जो चुनाव रहता है, तो एमएलसी के चुनाव में कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है ना। आप शिक्षक एमएलसी हैं, वोट कैसे बनते हैं? इसमें कौन सा वोटर जो है एलिजिबल होता है? माध्यमिक शिक्षा के वोट होते हैं, डिग्री कॉलेज के होते हैं, टेक्निकल स्कूल के होते हैं, ITI के होते हैं, पॉलिटेक्निक के होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी हो, और सारे, हाँ, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो जिनके पास स्कूल है, मैंने बेसिक शिक्षा छोड़ करके, बेसिक टीचर्स को छोड़, मतलब 10th के नीचे वाले छोड़ दें। हाँ, मिनिमम 10th, जूनियर स्कूल, प्राइमरी स्कूल नहीं हो सकते, मतलब 10th और 10th के ऊपर वाले। 10वीं वाले तो दे सकते होगा, हैं, भले वो 6ठे से पढ़ाने वाला भी हाई स्कूल में हो जाएगा। अच्छा, हाई स्कूल में संबद्ध प्राइमरी अगर है तो वो भी वोटर हो जाएगा। तो वोट हर साल नए बनते होंगे? हर बार नए बनते, रिन्यूअल होता है। अच्छा, रिन्यूअल होता है, तो उसका एक फॉर्म आता होगा, वो भरा जाता होगा। तो अभी कब आएगा लगभग? अगर अब ये हमारा 88 में पड़ेगा, तो नोटिफिकेशन हो जाता है, बस 2-3-4 महीने पहले ही हो जाता है। अच्छा, तो आपने कोर पॉलिटिक्स नहीं कभी ज्वाइन करी? मतलब नहीं, हम कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी, मेरे गांव से MLA हुआ करते थे, सच्चिदानंद भाई वाजपेयी के हमारे पारिवारिक संबंध थे, मेरे घर परिवार के, उनके। अच्छा, मेरे भाई उस गांव के 6 बार स्वयं प्रधान रहे, 1 बार भाभी रहे, 7 बार प्रधान रहे। अच्छा, हमारे बड़े भैया, सगे भाई। अच्छा, तो वो मानते थे हमें बहुत ज़्यादा, तो उनके समीप रहते थे, उनके चुनाव, उनके व्यक्तिगत गांव के रिश्ते के आधार पर उनका काम करते थे। तो आप जो है किस तरह के कार्य कराते हैं, या लोग आपके पास, ये टीचर किस तरह के काम के लिए आते हैं कि ये वाला काम करते हैं? स्कूलों में कोई काम हो तो यही नॉर्म बनाए हैं। अच्छा। काम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, निधि सामाजिक कार्यों के हितों में लगाई जा सकती है। आपको जो टीचर इतना पसंद करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीचरों के देखिए बेहतरी के लिए प्रमोशन खोले जाएं, पारदर्शिता से नियुक्तियां हों, लेकिन सरकार तो देखिए एक चयन बोर्ड चल रहा था, चयन बोर्ड ही चलता रहता है, आप अपने मेंबर बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन चयन आयोग आ गया, वर्षों से लटका हुआ है, स्कूल खाली हो रहे हैं। सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है, माने नीतियाँ क्या, स्कूल
में 50% टीचर नहीं। राजकीय कॉलेज आप ताजुब करें, सर्वे करिए, जहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज हैं जो, जी। उनमें लेक्चर 2-2, 3-3 रह गए हैं। मान दे हाई स्कूल वाला पढ़ा रहा, हाई स्कूल में सब उतने टीचर नहीं। तो टीचर की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही सरकार? नहीं कर रही सरकार, अपना कोष बचा रही। चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां कहीं नहीं, मतलब पैसा बचाते हैं। मानदेय पे कर दिया, पैसा बचाने के लिए। सरकार का घाटा ना हो। बच्चे तो कोई बीएड करके बैठा हुआ है, कोई बीटीसी सब करके बैठा बेरोजगार हुआ कर दिया। है, टेट भी कर लिया, ये फिर सुपर सरकार टेट की भी कर नीतियां लिया। सरकार को ही, अब आदमी जब जगेगा तो कुछ बदलाव आएगा। जब समाज रो रहा है इस समय, नियुक्तियां सारी बंद है, प्रत्येक स्तर की बंद है। एक चपरासी लेके बाबू लेकर के कुछ नहीं हो रहा है, इनकी कोई नियुक्तियां नहीं, और चपरासियों की सारी नियुक्तियां मानदेय में बदल गई, 10,000 11,000 में। अच्छा, बाबू पद खाली पड़े हुए हैं स्कूलों में, बाबू नहीं रह गए। एक बाबू हुआ था, हाई स्कूल में होता था, वो सारे रिटायर्ड हो गए, अब नहीं भरने दे रहे हैं। सब मैनेजमेंट भरता था, इतना मतलब जो है सही नहीं चल रहा है। अरे भाई, तुम सरकारी तंत्र से भरवाओ तो हो जगह है। पहले सरकारी बेरोजगारों को जगह तो मिलेगी। मतलब स्कूल 2-3 तरह के हैं। सरकार सत्ता में रहना चाहती और सरकार सारा प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, निजी क्षेत्र को सौंपना चाहती, वही नीति पर चल रही। निजी क्षेत्र पर विश्वास करने वाली सरकार है, जो पूंजीपतियों को बढ़ावा क्यों मिल रहा है आजकल। सारा जब बिजली देने की सोच ली सरकार ने, तो आप सोच लीजिए क्या होगा। सब सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाए। भाजपा आपको हजम नहीं होती भाई, नीतियाँ अच्छी नहीं है। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन कहते क्या, वर्तमान सरकार, ये भी सरकार सोच ले जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं, उनको निजी क्षेत्र में भेजने की क्या आवश्यकता है। समझ गया आपकी बात। थोड़ा सा एक हम जो चीज़ों को कनेक्ट ऐसे करेंगे। आप तब भी एमएलसी रहे जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी भी रही, और मुझे लग रहा है राजनाथ साहब भी रहे होंगे, है ना, उसी बीच में। हाँ, और अब योगी जी हैं दोबारा से। तो फर्क क्या है? जैसे अगर हम मुलायम सिंह जी में और योगी जी में बात करें, फर्क क्या है? मुलायम सिंह तो देखिए शिक्षकों की बात मानते थे, शिक्षक रहे थे। हाँ। तो जब कभी टीचरों ने बात उठाई, आंदोलन किया, बुलवाया, बात की, जो कुछ रखा तो कुछ चीजें तत्काल मान लेते थे, तत्काल मान जाते सुनते थे टीचर। आप मिले उनसे? हाँ, कई बार मिले हैं। सारे काम कर देते थे? ओमप्रकाश शर्मा के साथ गए हैं डिप्यूटेशन। अच्छा, तो आपकी जो है आपके सारे काम हो जाते थे? हाँ। तो मतलब शिक्षकों की बात अब नहीं सुनी जाती क्या? अब वो उतना कहाँ सुने। सरकार अपने एजेंडा, सरकार का एजेंडा तो मिलता है किसी पार्टी के द्वारा उनको, तब उसे लागू करते हैं। इन लोग स्वयं नहीं कुछ सोच सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जी अब नहीं रहे, उनके लिए कोई बात कहना चाहेंगे जो कोई आपको याद हो ऐसा? हमें सारी याद है। मुलायम सिंह यादव ने शिक्षकों को हित किया। मुझे याद है कि यहाँ 90 में शुक्ला जी आए थे, मुलायम सिंह सम्मेलन हुआ था, हम 90 में आए थे। तो उन्होंने कुछ मांग की गई कि हमारे पास ओम प्रकाश शर्मा ने रखा वो क्रैशर्स के लिए। हाँ, उसी कॉलेज में सम्मेलन हुआ था। अच्छा। तो माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने कहा, भाई संगठन हमारा इस स्थिति में नहीं है कि हम गाड़ी चल सके। तो कोई चर्चा इस तरह की आई, तो उन्होंने कहा था हम लोग तो बगैर किराए पर टैक्सी से चलते हैं, जहाँ कहीं जाते आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं घोषणा करता हूँ तुम्हें 2 लाख रुपए तुम्हारे शिक्षक संघ को हम दे रहे हैं। अच्छा। अपने वेलफेयर में जाओ, जो समझो उसको लगाइए, अपने काम करिए। ठीक बात। मतलब 2 लाख रुपए उन्होंने दिए हुए थे। इन्वेस्टर गाड़ी आ गई शर्मा जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। गाड़ी नहीं थी। आपके बहुत सारे विरोधी भी होंगे? नहीं, विरोध राजनीतिक विरोध है, बाकी तो नमस्कार हम सबसे करते हैं। अगर कोई मुखातिब होता है तो पहले हम ही हाथ उठाते हैं। ये नहीं देखते हैं एज फैक्टर, कुछ नहीं, सब बराबर हैं, छोटा बड़ा भेदभाव नहीं, पद का। जैसे मान लीजिए बहुत सारे, जैसे 3409 वोट मिले हैं हेमराज साहब को, तो जब उनको इतने वोट मिले तो उनके शिक्षक कहीं ना कहीं होंगे। नहीं, देखिए वोट तो बहुत चीज़ें पर्दे के पीछे हैं जिन्हें नहीं कहेंगे। अच्छा। कि बहुत से लाभ वोट ऐसे होते हैं, हम निधि देते हैं, हमारे विषय में सोचते हैं लोग, हमें वो कमरा बनवा दिया, ये बनवा दिया। बहुत से लोग कहते हैं वो धंधे हम नहीं करते हैं, कि सेंटर कुछ लोग बनवा देते हैं, परीक्षा केंद्र बनवा। समझ गए। मतलब निधि का अलग तरह से इस्तेमाल करके अपना जो काम और घर बनवा लेते हैं, सेंटर बनवा लेते हैं। तो विद्यालय बढ़िया चल जाता है और आमदनी हो जाती है। तो इस तरह से आपने कोई नहीं बनाया? वो सब कराने वाले लोग जो से
ये आपने कोई सेंटर बनाया कि नहीं बनाया? परीक्षा के केंद्र बनवाना, प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र बनाना मेरे मान का नहीं है। मैं दूर रहा इन सबसे। आपने ये सब नहीं बनवाया? ये नहीं करते। तो आप अपनी जो है ये विभाग करे, हमारा काम नहीं। तो अपना जो है खर्चा पानी सब उसी चल रहा है, पेंशन से? हाँ, पेंशन। और अब जो हमको वेतन विधायक में वेतन आता होगा, वेतन बता जो मिलता। तो आप अभी जैसे अगर हम बात करें, योगी जी को पसंद करेंगे कि अखिलेश यादव जी को? नहीं, हमारी लाइकिंग तो है जो मुख्यमंत्री रहेगा उससे काम लेने के लिए तो हम जाएंगे ही जाएंगे, किसी दल का हो। और उम्मीद है कि अखिलेश जी भी 12 से 17 में रहेगा, तब भी आप एमएलसी थे। मायावती से भी हम लोग मिले। हाँ, मायावती 12 तक रही, 12 से 17 तक अखिलेश रहे। पहले तो 10 तक तो हम ओम प्रकाश शर्मा के साथ रहे। तो नेता के साथ मिलने जाते थे, वरिष्ठ सदस्य हम ही थे। उनके बाद तो ले जाते थे, वो सब ग्रुप को ले जाते थे, पूरे 7-8 लोग जो भी थे। तो 12 से 17 में तो अखिलेश यादव जी रहे ना, तो उनसे मुलाकात हुई? उनसे काम लिया? कई बार मिले उनसे हम। तो काम हो गया उनसे? हाँ, काम होते रहे। तो थोड़ा अगर नीतियों में अगर फर्क हम करें, 12 से 17 में या 17 के बाद भाजपा है, तब से मुख्यमंत्री के रूप में तो जो वाजिब काम है सभी मुख्यमंत्री करते रहे। हम माननीय योगी जी से भी मिलते हैं। जैसे ये डॉग टीचर बेचारे कुछ हो गए, कुछ रह गए। मेरी इच्छा है कि जब उन्होंने 5-5, 10-10 साल, 15-20 साल पढ़ाया है, तो जो 20-25 साल पढ़ाने वाला रेगुलराइज नहीं हो सकता है, तो उसे किया जाए। मैं विधान परिषद में उठाता हूँ इन मुद्दों को, महत्वपूर्ण मुद्दों को। मिलता हूँ तो कहता हूँ कि इनके ऊपर कृपा कर दीजिए महाराज जी, तो ये लोग भी पार हो जाए। कहाँ जाएंगे, इनको भी कुछ पेंशन मिल जाए, इनकी सेवाओं को जुड़वा दीजिए। 1000 करीब रह गए, कुछ चीजें लीजिए। पहले तो बहुत निकाल दिया था। अच्छा। बहुतों को ले लिया। 30 दिसंबर 2000 तक के जो हैं उनको उन्होंने सबको पार कर दिया। 2000 के बाद वाले जो हैं 2001, 2002, 2003 और अब तक 2025, ये अभी सब फंसे पड़े हैं। अच्छा, ये अभी रह गए। कोशिश हो रही कि भाई हमारा प्रयास जारी है। शिक्षक संघ से मांग होती, विधान परिषद में उठाते, वो भी कहते नहीं। हमारी बात तो उठाता है एक आदमी, और सबसे ज्यादा उठाते हैं। सबसे ज्यादा जो मौका मिला है दल के नेता, भाई बबुआ जी तो बेचारे बहुत कम बोलते थे, फिर चंद्रनारायण सिंह, फिर हम ही। उनके 14 में वो दिवंगत हुए, 14 के बाद मैं दल के नेता बन। तब से मैं विधान परिषद में अपने दल के रूप में, दल नेता के रूप में अच्छा अपनी बात रखते हैं, चीजें उठाते रहते हैं। ठीक, मौका मिलता है बोलने का सबको। जैसे कि आप लंबे समय से एमएलसी हैं, तो आपने वो कौन सा जो दौर रहा जब आपने सबसे ज्यादा संघर्ष करे टीचरों के लिए, या कभी वेतन की बात हुई हो, या परमानेंट करने के लिए बात हुई हो? नहीं, वर्ष में तो 1-2 कार्यक्रम हम लोगों के जिला स्तर पर भी हो जाते हैं, मंडल पर स्तर। अभी हम लोग जुलाई सत्र खुलते ही, चालू होते ही जुलाई में जिला स्तरीय धरना दिया हमने जुलाई में। फिर उसके बाद अगले महीने में मंडल स्तर पर धरना दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने डायरेक्टर ऑफिस पर बहुत बड़ा धरना दिया। ये शायद सितंबर या अक्टूबर का था, डेट एग्जैक्ट बता दूंगा। और तो इस तरह से ये धरने हुए, इनका प्रभाव पड़ा। वार्ता हुई, ज्ञापन हमारा लिया गया, मुख्यमंत्री तक भेजा गया, लेकिन सरकार कोई वार्ता कर नहीं रही। कुछ नए आश्वासन नहीं दे रही, न कहीं कोई वार्ता करें। तो कब करेंगे, या कुछ इनका बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। वित्त विहीनों का जो पैकेज उन्होंने छीना, 10,000 रुपये महीने पहले मिलता था, वार्षिक आया था, वार्षिक पैकेज दिया था अखिलेश ने, जो कह रहे थे कालांतर में आगे चल के हम बढ़ाएंगे, उसे उन्हें खोलना चाहिए। और वादा किया था। अब सरकार असत्यभाषी हो जाएगी अगर झूठ बोलेगी, तो अपने वादे को से मुकर जाएगी। तो अखिलेश जी का वादा था? अखिलेश जी का था। तो उन्होंने अपने सरकार में पूरा नहीं कर पाए। के लिए भाई विधान परिषद बता रहे हैं, एक बार 2004 में हम लोगों को तनख्वाह, मेरी अपनी तनख्वाह याद हो, मैं उस पर भी कभी कभी चर्चा हाउस में होती। जब मैं पहली बार विधायक बना तो मुझे मात्र 7,150 रुपये मासिक मिले। फिर जब दोबारा बना तो मेरी तनख्वाह करीब, दोबारा वाले में हमारी तनख्वाह हो गई थी 15,000 तनख्वाह। और वो 4 तक चली। जब 4 का चुनाव जीत करके, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, हम लोग जीते, तो दोनों सदनों में टीचर वहाँ भी कुछ हैं, यहाँ भी हैं काफ़ी। तो ये हुआ कि भाई टीचरों का वेतनमान बहुत कम है। उनका IAS 25,000 तनख्वाह पा रहा, हम लोग 15,000 पा रहे हैं विधायक लोग।
और विधानमंडल के दोनों सदनों में तनख्वाह एक ही है, तो हम लोगों के लिए अब असम्मानजनक है। तो मुलायम सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा नहीं, आपका बढ़ेगा और उतना बढ़ेगा कि तुम्हारा ज़्यादा हो। 10,100 रुपये हम अभी घोषित कर रहे हैं। अच्छा। तो तब 15,000 से 2500 100 हुआ। हमें याद है ओम प्रकाश शर्मा ने कहा आज लंच में, हमारे विधान परिषद का लंच होता है कि आज भाई खुशी की बात, आज बहुत अच्छी चीज़ें नाश्ते के लिए आनी चाहिए। तो बड़ी खुशी मनाई, जश्न हुआ। तो सभी लोगों को खुशी हुई कि हमारी 25,000 तनख्वाह। लेकिन देखिए उसके बाद मुलायम सिंह 7 में हटे और 7 से 12 मायावती आ गई, मुख्यमंत्री हुई। और मुलायम सिंह तो भाई कल्याण सिंह का उलट पलट जो हुआ था, कोई विधायक कट करके मायावती के कट के मुलायम सिंह के साथ जुड़ गए। ये तत्कालीन राजनीति का परिणाम था अमर सिंह का कि मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर हो गए 3 में, और 4 साल उनको मौका मिला, 1 साल कल्याण सिंह रहे थे। और इसके बाद फिर 7 से 12 तक मायावती रही, तो उन्होंने भी 20,000 बढ़ाया, 25 से 45 किया। कुछ अधिकारियों को बढ़ा, वैसे उन्होंने 20,000 बढ़ा दिया। फिर अखिलेश जब आया तो उन्होंने 65 किया, फिर बढ़ाया उन्होंने। तो हम लोगों को 12 तक, 12 में बैठे, 13-14 हम लोगों के 65,000 तनख्वाह हो गई। और जाते जाते 16 में 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियाँ प्रदेश में कर्मचारियों पर लागू हो गई। विधायकों की बढ़ोतरी नहीं हुई तो अखिलेश जी 1 लाख करके गए। अच्छा। आज विधायिका हमारी विधायक गण 2 लाख, 1.25 लाख तनख्वाह, 75,000 भत्ते, 2 लाख, कुछ अन्य टीए में जाता है, 2-2.25 लाख पा रहे। तब भी निधियों में संलिप्तता की चर्चा समाज में हो रही। सही कह रहे हैं सर। सर अभी ये बताइए कि अभी मुद्दे जो चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, आप क्या चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि ये अप्रूव हो जाए? हमारे प्रमुख मुद्दे तो वास्तव में वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों के हैं, जिनकी संख्या 24,000 है। 24,000 शिक्षक, और हमारे 4,500 स्कूल है। मैं जनरल कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। 4,500 में कभी 1,13,500 टीचर थे। जब ये करीब 1,13,000 टीचर रहे पहले। हाँ, यही सेम जो कैटेगरी आप बता रहे हैं। 2012 तक 12 में परिसीमन हुआ, और फिर ये टीचर घट करके 1 लाख रह गए। 13 में काट दिए गए पद, सरप्लस मान करके। अब जब तुम भर्ती नहीं करोगे तो लड़का हमारी तरफ, हमारी यूपी बोर्ड की स्कूलों से समाज भाग रहा कि यहाँ टीचर नहीं पूरे हैं। महत्वपूर्ण विषयों के इंटर में टीचर नहीं है, इंग्लिश का नहीं है, फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का नहीं, गणित का नहीं, ये सब दिक्कतें हैं। इसलिए पब्लिक स्कूलों में भाग रहा है, सीबीएसई में भाग रहा, आईसीएसई में जा रहा है। तो ये आकर्षण हमारा यूपी बोर्ड का घटा रही सरकार, खत्म हो गया। अब तो खत्म करने की कोशिश है सरकार की। क्यों नहीं भर रहे हैं हमारे पद? 1 लाख पद हैं जिनके अगेंस्ट हाउस में मैंने बयान दिया है कि 68,000 टीचर काम कर रहा, 32,000 पद खाली पड़े, अभी भी खाली है। हाँ, मतलब सैलरी बचा रहे हैं, भरना चाहिए, पता ही नहीं है टीचर। एक तो मांगे क्या क्या है आपकी? मांग है कि रिक्त पदों को भरा जाए। वित्तहीन मान्यता वाले शिक्षक जो हैं उनका मानदेय जो एक पिछली सरकार ने हमारे निश्चित किया था, भले ही वो थोड़ा था ना, 10,000 था। हाँ 10,000 था, लेकिन एक शुरुआत हुई थी। एटलीस्ट ऐसे 24,000 शिक्षक। उस शुरुआत में जब हम लोगों ने उसके समर्थन में जब समाप्त किया गया तो समर्थन में मूल्यांकन बहिष्कार कराया। उस मूल्यांकन बहिष्कार में वादा किया सरकार ने कि हम इनका मानदेय बढ़ा के देंगे। 17 में सरकार भाजपा की आते ही, और लंबे समय के बाद भाजपा में सरकार 17 की आई, और उन्होंने आते ही सबसे पहला पॉइंट पहले ही सेशन में जो खत्म कर दिया। एडॉक हमारे ये टीचर्स थे, मैंने तो आप चाहते हैं कोई रूलिंग वगैरह भी बनाई जाए इस तरह? हाँ, मैंने आते ही ये जो वित्तहीनों को पैकेज था वो खत्म कर दिया। सबसे पहले विधेयक वही लाए। तो हमारा जिनके विषय में हम लोगों ने 17 में भी, हमारे साथी ने कुछ चर्चा आपको बताई, तो वास्तव में फिर हम लोगों ने 17 में जब इन्होंने काट दिया तो हमारी 19 में इसी सरकार में राज्यव्यापी हड़ताल हुई मूल्यांकन बहिष्कार की, बहुत सफल रही। अच्छा। सरकार ने फिर वादा किया खुशामद बुला करके कि
कि नहीं आपने ऐसा बंद कर दिया कि स्कूल पूरे बंद हो गए, मूल्यांकन कहीं नहीं हुआ प्रदेश में। तो भाई ये न करिए, मूल्यांकन समय से होने दीजिए ताकि लड़के कहीं इधर उधर जा सके, दूसरे विश्वविद्यालय स्तर पर कहीं पढ़ाई कर सके, एडमिशन ले सके, टेक्निकल स्कूलों में जा सके, उनके रास्ते सब बंद हो जाएंगे। तो समाज हित में, बच्चों के हित में हम लोगों ने हड़ताल वापस ली, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं किया। उनका दिया हुआ पैकेज बनाए रखते हो, प्लस कुछ बढ़ा के देने के वादा जो किया था नहीं बढ़ाया। तो ये जाति सबसे बड़ी वित्तहीन स्कूल जो 24,000 संख्या में, हमारे 4,500 जो स्कूल हैं उनके अध्यापक आधे भी नहीं रह गए। 1,12,000 13,000 से घटते घटते 68,000 66,000 पद रह गए। फिर 1,000-2,000 रिटायर्ड हो गए होंगे, फिगर मिल जाएगी सचिवालय से, निदेशालय से। तो मतलब वैकेंसी है, सरकार वैकेंसी भर नहीं रही। तो वित्त विहीनों का संरक्षण करे सरकार, एडहॉक टीचर जितने हैं उनको संरक्षित करे, उनको बचावे, उनको परमानेंट करे, उनका वेतन जारी करे, उन्हें निकाला न जाए। ये मुख्य मुद्दे हैं हमारे। और अष्टम वेतन आयोग के अनुसार संस्तुतियाँ फी टीचर को उसी अनुरूप जैसे केंद्र और राज्य सरकारें निर्णय लेंगी, वो शिक्षकों के ऊपर वो सब वेतनमान लागू हो और सब स्तर पर लागू हो। रिक्त पदों को तत्काल भरा भी जाए, भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्तर का, चाहे चपरासी हो, चाहे बाबू हो, चाहे, और पूर्णकालिक पद सब बनाया जाए। अंशकालिक पदों में जो परिवर्तन हो रहा है कि हम आधे मान दे करके हम 10,000 का बाबू भी, एक चपरासी भी 30,000 35,000 पा रहा था, 10,000 पाएगा। बाबू पाता था 35-40 हज़ार, वो भी मानदेय में उतारने पर आमादा है सरकार। तो अब सरकार समाज जग गया है, तो कुछ न कुछ इनको करना पड़ेगा। घुटन की महसूस करके और बदलाव कुछ आएगा ही आएगा। ठीक बात। और एक मांग हमारी भी, हमारी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए सभी स्तर के लोगों के लिए, टीचर के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए। अच्छा, होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि एक पेंशन योजना भी होनी चाहिए। पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है, सबका हो, वो टीचर हो या ना हो, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए, सर्व समाज के लिए हूँ। ठीक है। और इसी चर्चा के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मुद्दे और चीज़ें आपने मुझे बताई, और मतलब किसी भी चीज़ को उठाना है, उसको कैसे रखना है, कितना संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो आपसे, मतलब आपकी जर्नी में काफ़ी मुझे देखने को मिला। नमस्कार। धन्यवाद।